हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में एनालिटिकल हब। जैसे कि कल हमने गैस फेस आयोनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे डिसॉर्प्शन टेक्निक। ठीक है, क्योंकि कल हमने आयोनाइजेशन टेक्निक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहली थी गैस फेस आयोनाइजेशन, सेकेंड थी डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन एंड थर्ड थी इवापोरेटिव आयोनाइजेशन। उसमें से हमने कल गैस फेस आयोनाइजेशन कंप्लीट करने के बाद हम डिसॉर्प्शन टेक्निक को स्टार्ट करेंगे। डिसॉर्प्शन टेक्निक में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज फील्ड डिसॉर्प्शन को। आज हम पढ़ेंगे फील्ड डिसॉर्प्शन को, आज हम स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको डिसॉर्प्शन टेक्निक के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हियर डायरेक्ट conversion of solid / liquid sample या molecules Here, direct conversion of solid या liquid sample molecules takes place into vapor state। इस टेक्निक में, डिसॉर्प्शन टेक्निक में, हम सॉलिड और लिक्विड सैंपल को डायरेक्ट ही वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, हियर सैंपल इज लार्ज, सैंपल का साइज लार्ज होगा। नॉन वोलेटाइल और आयोनिक कंपाउंड्स। अगर हम सैंपल यूज करेंगे तो सैंपल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसे। फिर हम स्टार्ट करेंगे फील्ड डिसॉर्प्शन। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे, फिर करते हैं फील्ड डिसॉर्प्शन। फील्ड डिसॉर्प्शन को स्टार्ट करने से पहले हम उसका एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक डिटेल डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, ये है एनोड। ठीक है, एनोड मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल इमीटर। जो एनोड है वो टंगस्टन मेटल इमीटर से बने हुए हैं। ये कैथोड है। और इस एनोड पे कार्बन माइक्रोनीडल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन माइक्रोनीडल्स, ये जितनी भी ये चारों है, ये सब कार्बन माइक्रोनीडल्स है। कार्बन माइक्रोनीडल्स ऑफ वेरी शार्प पॉइंट। इनके जो पॉइंट होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। ठीक, आगे फिर चलेंगे। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं इसके पॉइंट्स लिखता हूँ। तो देखिए, अब इस डायग्राम को देख के हम पॉइंट बनाएंगे।
पहला, इन दिस टेक्निक एनोड is made up of tungsten metal emitter। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन एनोड कार्बन माइक्रो नीडल्स आर प्रेजेंट। ठीक, जो बहुत ही शार्प होती है। ठीक, अब ये कैथोड, ये एनोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 10⁻⁷ से लेके 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका थर्ड पॉइंट लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड and cathode is potential difference between anode and cathode is 10⁻⁷ to 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखिए, हाँ, ये माइक्रो नीडल्स शार्प क्यों बनाई गई है? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके। ये कार्बन माइक्रो नीडल शार्प इसलिए होती है जिसके कारण ये शार्प पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सके। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हेडिंग मारिए इसमें ही, सैंपल एप्लीकेशन। देखिए, अब हम लिखेंगे सैंपल एप्लीकेशन। सैंपल एप्लीकेशन में एक बार फिर से ध्यान में रख लीजिए कि ये एनोड है जो टंगस्टन मेटल इमीटर की बनी हुई है और उसके ऊपर कार्बन माइक्रो नीडल्स प्रेजेंट है जो बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक, तो हम लिखेंगे सैंपल्स are loaded on carbon micro needles by dipping carbon micro needles into the सैंपल सॉल्यूशन। इसी कार्बन माइक्रो नीडल्स को सैंपल सॉल्यूशन में अगर हम डिप कर दे तो सैंपल इसमें लोड हो जाता है, कार्बन माइक्रो नीडल्स में लोड हो जाता है। ठीक, अब मैं इसका डिटेल डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, अगर आप डिटेल डायग्राम बना लीजिए इसका। देखिए, हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या देखा था, एक आयोनाइजेशन चेंबर होता है और एक एक्सेलरेशन चेंबर होता है। सेम टू सेम यही होगा यहाँ पे भी। देखो, बस कुछ चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है,
एनोड, कैथोड, मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, टंगस्टन मेटल इमीटर। ठीक, कार्बन माइक्रोनीडल्स, कार्बन माइक्रो नीडल्स। ठीक, सैंपल इंट्रोडक्शन, सैंपल इंट्रोडक्शन। ठीक, ये सैंपल का मॉलिक्यूल है। देखिए आयोनाइजेशन चेंबर में बेसिकली बनता क्या है, आप सभी जानते हैं आयोनाइजेशन चेंबर में बनते हैं मॉलिक्यूलर आयंस, या आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन ना बनते हुए डायरेक्ट कैटायन ही बनेगा। वो कैसे बनेगा आइए हम देखते हैं। ठीक है, इन आयोनाइजेशन चेंबर, इन आयोनाइजेशन चेंबर ए से बी तक का आयोनाइजेशन चेंबर है। तो इन आयोनाइजेशन चेंबर आयन फॉर्मेशन takes place by टू मेथड्स। दो तरह से कैटायंस बन सकते हैं या आयंस बन सकते हैं। ठीक, अब पहला मेथड जो है, इसमें पहला मेथड जो होता है उसका नाम है फील्ड डिसॉर्प्शन, फील्ड डिसॉर्प्शन। ये पहला मेथड है जिससे यहाँ पे आयन बनेगा। और दूसरा मेथड है कैटायन अटैचमेंट, कैटायन अटैचमेंट। नोट डाउन कर लीजिए अब इतने पार्ट को। ठीक है, तो आयोनाइजेशन चेंबर में आयंस जो बनेंगे वो दो तरह से बनेंगे, और वो है फील्ड डिसॉर्प्शन और कैटायन अटैचमेंट। ये दोनों प्रोसेस से बन सकते हैं। ठीक है, अब फील्ड डिसॉर्प्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले फील्ड डिसॉर्प्शन में होता क्या है कि हम सैंपल के मॉलिक्यूल पर हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। मॉलिक्यूल पर हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फील्ड डिसॉर्प्शन में क्या होगा, अगर मैं इस पे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दूँ तो मुझे कैटायन मिल जाएगा। ये फील्ड डिसॉर्प्शन में होता है। तो इन फील्ड डिसॉर्प्शन हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास ऑन टू मॉलिक्यूल, एनालाइट मॉलिक्यूल, एंड कैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब दूसरी मेथड है कैटायन अटैचमेंट। कैटायन अटैचमेंट का नाम ही है डायरेक्ट ही कैटायन आके जुड़ जाए। ठीक है, तो कैटायन अटैचमेंट में कैटायन कौन से हो सकते हैं पहले तो ये भी देख लीजिए। तो कैटायन अटैचमेंट में H+ हो सकता है एज ए कैटायन, Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी कैटायन है डायरेक्टली जुड़ जाएंगे एनालाइट के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो समझ लीजिए अगर हाइड्रोजन जुड़ता है किससे, एनालाइट के मॉलिक्यूल से, तो क्या बनेगा, इस तरह का कुछ बनेगा। और कल ही मैंने बताया था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जुड़ जाए, मतलब इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल बने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वो होता है क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। तो कैटायन अटैचमेंट में क्वासी मॉलिक्यूलर आयन बनता है। कैसे बनता है फिर से बता देता हूँ। ये समझ लीजिए ये एनालाइट का मॉलिक्यूल है, प्लस
इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कैसे अटैच होगा, तो इस तरह से अटैच होगा। तो ये जो बना इसको बोलते हैं क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। अगर आपके एनालाइट का मॉलिक्यूलर वेट 25 है तो क्वासी मॉलिक्यूलर आयन में उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 25 + 1 दैट इज 26। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 करके। ठीक, ये हो गया। अब ये जो आयंस फॉर्म हुए वो जाएंगे एक्सेलरेशन चेम्बर में, और एक्सेलरेशन चेम्बर में ऑलरेडी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड, ये देखो ये सारे किस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल होंगे एक्सेलरेशन चेम्बर में एंटर करेंगे, एक्सेलरेशन चेम्बर में एंटर करेंगे और इलेक्ट्रोड के द्वारा रिपेल किए जाएंगे। और कौन सा इलेक्ट्रोड, जैसे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के द्वारा ये रिपेल होंगे। ठीक है, और वही मॉलिक्यूल, वही कैटायन जा पाएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्ट और प्रॉपर होगा, और वो जाएगा मास एनालाइजर में, मास एनालाइजर। तो ये जो मॉलिक्यूल, ये जो कैटायन बने, ये एक्सेलरेशन चेम्बर से पास होंगे और जाएंगे मास एनालाइजर में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड सिर्फ उन्हीं कैटायन को जाने देंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्टेबल हो और सही हो। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ स्टेबल होना चाहिए, वही मॉलिक्यूलर वेट मास एनालाइजर में जा पाएंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम इस टेक्निक में इतनी एनर्जी नहीं देते कि ये जो कैटायन बने हैं ये फर्दर फ्रेगमेंट हो जाए। मतलब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं होती इन मॉलिक्यूलर आयन या इन कैटायन के पास कि ये और आगे फ्रेगमेंट हो जाए, जिसकी वजह से हमें कैटायन की प्रीडोमिनेंट पीक मिलती है। ठीक है, इसको मैं अभी और अपने वर्ड्स में लिखवा दूंगा। एक बात समझ लीजिए कि इस टेक्निक में कैटायन के पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती कि वो आगे फ्रेगमेंट हो जाए, इसकी वजह से हमें रिकॉर्डर पर कैटायन की अलग प्रीडोमिनेंट पीक मिलती है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, द आयंस, कौन से आयंस, कैटायंस, द आयंस प्रोड्यूस्ड इन field disruption, in field disruption has minimal energy due to which least fragmentation, least or no fragmentation of cations takes place. Least या no fragmentation of cation takes place and we get predominant peaks of cations. इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक,
अब हम नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। फास्ट एटम बॉम्बार्ड फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट, ये हम टेक्निक अब हम स्टडी करेंगे। देखिए ये टेक्निक जो है ये फील्ड डिसॉर्प्शन टेक्निक से बेटर टेक्निक है, और ये इसमें हम ज़ेनॉन और आर्गन गैस का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे पॉइंट हियर ज़ेनॉन एंड आर्गन गैस आर यूज्ड। इस टेक्निक में हम ये दो गैस को यूज़ करते हैं, जिनके पास एनर्जी जो होती है 6 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या एनर्जी कह लीजिए वो होती है 6 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, हियर सैंपल इज dissolved in non-volatile and low vapor pressure solvent। ठीक है, यहाँ पे सैंपल को हम ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे जो नॉन वोलेटाइल और लो वेपर प्रेशर वाला हो। ठीक है, जैसे कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है जैसे कि सिल्वर स्टेन, बेसिकली मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वही बुक रेफ़र करता हूँ, सिल्वर स्टेन। उसमें सॉल्वेंट की जगह एक वर्ड यूज़ किया गया है, वो है मैट्रिक्स। ठीक, सॉल्वेंट की जगह मैट्रिक्स टर्म यूज़ किया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि सैंपल मैट्रिक्स के साथ मिक्स होता है, मतलब सॉल्वेंट को ही मैट्रिक्स बताया गया है, और बनाता है सॉल्वेंट मैट्रिक्स मिक्सचर। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, मतलब मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और लो वेपर प्रेशर वाला सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स वर्ड यूज़ किया गया है इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि ये सैंपल को रेडिएशन से डैमेज होने से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स सैंपल फ्रॉम रेडिएशन, ये सैंपल को रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या है तो वो देखते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरॉल, थायोग्लिसरॉल, 3-नाइट्रो बेंजील अल्कोहल, 3-नाइट्रो बेंजील अल्कोहल, डाईइथाइल अमाइन, ट्राईइथाइल अमाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ही एक सॉल्वेंट, मैट्रिक्स या सॉल्वेंट एक ही बात है। ये जब सैंपल मैट्रिक्स से मिक्स होगा तो सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर बनाएगा। मैट्रिक्स का काम है कि सैंपल को रेडिएशन से बचाए, और मैट्रिक्स के एग्जांपल है ग्लिसरॉल, थायोग्लिसरॉल, 3-नाइट्रो बेंजील अल्कोहल, डाईइथाइल अमाइन, ट्राईइथाइल अमाइन। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे अब ये जो थर्ड पॉइंट होगा वो देखिए,
थर्ड पॉइंट में, तो FAB इज यूज्ड फॉर पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। जनरली हम इसे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स के लिए पेप्टाइड मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए हम FAB का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट, FAB used to determine molecular weight of compound from 300 to 6000 daltons। 300 to 6000 डेल्टन्स। ठीक, इसे भी आप लिख लीजिए। अब मैं एक डिटेल डायग्राम बनाऊंगा फास्ट एटम बॉम्बार्डमेंट टेक्निक का। देखिए, इसमें इस टेक्निक में आयोनाइजेशन चेम्बर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे, जिससे हमें ईजीनेस हो। ठीक है, सबसे पहले ये रहा, ठीक। अब मैं डायग्राम बना देता हूँ, मेरे साथ साथ ही बना लीजिए। ये रहा, ठीक। इसको कह दे A, B, C और ये D, ठीक। ठीक, ओके। लिखिए, पार्ट A to B। पार्ट A to B, A से B वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें होगी अब हम देखते हैं। तो पार्ट A से B को हम कहते हैं आयोनाइजेशन चेम्बर। आयोनाइजेशन चेम्बर, पार्ट A to B इज नोन एज आयोनाइजेशन चेम्बर। ये जो बना है इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। ठीक, बराबर। अब यहाँ से हम एंटर करेगी ज़ेनॉन या आर्गन गैस, दोनों में से कोई भी एक गैस एंटर करेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर ज़ेनॉन गैस एंटर करती है तो इस पे इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी, या आर्गन पे भी अगर आर्गन पास एंटर करती है तो आर्गन पे भी इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी, इलेक्ट्रॉन बीम। और ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगी, ज़ेनॉन को या और आर्गन को रेडिकल कैटायन में चेंज कर देगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो यहाँ इसमें मैं लिखूँगा कि इन आयोनाइजेशन चेम्बर, in ionization chamber, xenon and argon are attacked by beam of electron to produce radical cation, to produce रेडिकल कैटायन। ये बन गया। रिएक्शन लिख देते हैं, आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आर्गन ये, और ज़ेनॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ये। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम आगे चलते हैं। ये जो है, ये जो रेड दिखाया है, ये कहते हैं इसे एक्सेलरेशन प्लेट्स। तो ये है एक्सेलरेशन प्लेट्स। इसका पोटेंशियल होगा 6 to 10 किलोवोल्ट। 6, ये जो रेड वाली है इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन प्लेट, और जिसका पोटेंशियल होता है 6 to 10 किलोवोल्ट। तब ये एक्सेलरेशन प्लेट का क्या काम है, जब जेनॉन, ये जो कैटायन फ्री रेडिकल है, ये जब B to C वाले पार्ट में एंटर होगा, जिसका नाम मैं आगे ही बताऊंगा, जब ये आगे एंटर होगा तो ये एक्सेलरेशन प्लेट उसकी स्पीड बढ़ा देगी। तो स्पीड बढ़ा देगी तो क्या होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेटेड कैटायन, एक्सेलरेटेड कैटायन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, ये बना। क्या बोला मैंने, यहाँ तक तो आप समझ गए कि कैटायन फ्री रेडिकल कैसे बना। इलेक्ट्रॉन तो इधर भी मिलेंगे फ्री में, ठीक है। कैसे बना कैटायन फ्री रेडिकल, मैंने देखा जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सेलरेशन प्लेट के द्वारा इनकी स्पीड बढ़ जाएगी और बनेगा, ये दोनों का नाम जो होगा जनरली, तो जो बनेगा उसका नाम है एक्सेलरेटेड कैटायन फ्री रेडिकल। ये जो दोनों बने हैं इनका नाम है एक्सेलरेटेड कैटायन फ्री रेडिकल। या आप कह सकते हैं आर्गन एक्सेलरेटेड कैटायन फ्री रेडिकल, ऐसा भी कह सकते हैं, नाम देके भी इसका बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब ये आगे गए तो ये बन गया। ठीक है, इस पे भी एरो, दोनों पे एरो है। ठीक, अब लिखेंगे हम, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, पार्ट B2C। पार्ट B2C क्या है, तो पार्ट B2C का नाम है न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चेंबर। न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चेंबर। देखिए, आयोनाइजेशन चेंबर से आता कौन है, एक्सेलरेटेड कैटायन रेडिकल आते हैं जो एंटर होते हैं न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चेंबर में, जहां ऑलरेडी ज़ेनॉन या आर्गन गैस जो आप यूज़ कर रहे हैं वो गैस ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और वहाँ पे होता क्या है, न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चेंबर में क्या होता है, जो एक्सेलरेटेड कैटायन फ्री रेडिकल है वो न्यूट्रल एटम के साथ रिएक्ट करता है, और ये न्यूट्रल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और बन जाता है एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम। क्या बना, एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम। उसी तरह से आर्गन एक्सेलरेटेड कैटायन रेडिकल है, वो न्यूट्रल आर्गन से रिएक्ट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम और आर्गन फ्री रेडिकल या कैटायन फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, जब ये ज़ेनॉन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल ज़ेनॉन रेडिकल, न्यूट्रल ज़ेनॉन एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम बन जाएंगे। ये बन गया। ये जो दो बने इनका नाम मैंने क्या बताया, इन दोनों का नाम है एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम। और ये जो दो रेडिकल बने हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से इनको उड़ा दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे चलेंगे फिर।
ठीक है, पार्ट सी से डी, पार्ट सी से डी को बोलते हैं सैंपल मैट्रिक्स चेंबर, सैंपल मैट्रिक्स चेंबर। ये जो रेड है ये प्रोब है, ठीक है, और ये जो है सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर, ठीक है। अब होता क्या है, जब न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चेंबर से, ये जो B2C वाला है उस पार्ट को बोलते हैं न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चेंबर से जब एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम एंटर होते हैं सैंपल मैट्रिक्स चेंबर में। ये जो एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम है ये एंटर होंगे कहाँ पे, सैंपल मैट्रिक्स चेंबर में। हो गए एंटर, चलो लो, ये एंटर हो गए। एंटर होने के बाद क्या होगा कि ये जो दोनों हैं ये अटैक करेंगे सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर पर। तो हियर एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम अटैक्स ऑन सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर, ठीक है। ये अटैक करेंगे सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर पे। अटैक करने से क्या होगा कि सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर आयोनाइज हो जाएगा। इनके अटैक होने से क्या होगा, ये जब न्यूट्रल एटम सैंपल मैट्रिक्स पे अटैक करेंगे तो वो ये जो मैट्रिक्स मिक्सचर है आयोनाइज हो जाता है। मिक्सचर विच लीड्स टू आयोनाइजेशन ऑफ मिक्सचर। क्यों आयोनाइज हुआ, ड्यू टू ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम, एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम। क्या हुआ, ये जो एक्सेलरेटेड एटम जो होते हैं वो अटैक करते हैं सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर पर। सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर पर अटैक करने के बाद ये जो मिक्सचर होता है वो आयोनाइज हो जाता है। और किसकी वजह से आयोनाइज होता है, इनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी के कारण। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास मैट्रिक्स मिक्सचर है थायोग्लिसरॉल, ठीक, और वो आयोनाइज हो गया इनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी के कारण, ठीक। और जब वो आयोनाइज हो जाता है, ये थायोग्लिसरॉल है, ठीक है, और ये क्या, अगर मैंने मैट्रिक्स मिक्सचर यूज़ किया है थायोग्लिसरॉल, ठीक है, और यहाँ पे सैंपल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो बनेगा क्या, MH प्लस, ये क्या है, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन बन गया, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। तो समझ लीजिए कि मैट्रिक्स मिक्सचर थायोग्लिसरॉल है और वो रिएक्शन करेगा सैंपल के मॉलिक्यूल से और बनेगा क्वासी मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो क्वासी मॉलिक्यूलर आयन जो बना MH, ये डिसॉल्व्ड होता है सैंपल मैट्रिक्स की सरफेस पर, ठीक है। यहाँ पे डिसॉर्प्शन होता है, डिसॉर्प्शन ऑकर्स,
ठीक, मैंने क्या कहा कि अगर मैट्रिक्स मिक्सचर मेरे पास थायोग्लिसरॉल है, वो रिएक्ट करेगा सैंपल के मॉलिक्यूल के साथ, बनाएगा क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। ये जो आयन बना वो डिसॉल्व हो जाएगा सैंपल मैट्रिक्स की मिक्सचर की सरफेस पर, ठीक है। और डिसॉर्प्शन होने के बाद ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद जाएगा कहाँ, ये मूव्स टूवर्ड्स एक्सेलरेशन चेम्बर एंड मास एनालाइजर की तरफ ये बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर से पूरा समझेंगे। देखिए, ए टू बी पार्ट कहते हैं इसे आयोनाइजेशन चेम्बर। ए टू बी पार्ट में होता क्या है, जब ज़ेनॉन या आर्गन गैस एंटर होती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन बीम पास की जाती है, जिससे बनेगा कैटायन फ्री रेडिकल। ये जो कैटायन फ्री रेडिकल बने, ये एक्सेलरेशन प्लेट के द्वारा इनकी स्पीड बढ़ाई जाती है, जिससे ये नेक्स्ट चेम्बर में एंटर कर सके। और जब स्पीड बढ़ाते हैं तो बनता है क्या, एक्सेलरेटेड कैटायन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये एंटर हो गए पार्ट B2C में। इस B2C को बोलते हैं न्यूट्रल एटम प्रोडक्शन चेम्बर, जहाँ पे कौन बनता है, न्यूट्रल एटम बनते हैं। और कैसे बनते हैं, यहाँ इस चेम्बर में पहले से ही ज़ेनॉन और आर्गन गैस प्रेजेंट होती है, जो एक्सेलरेटेड कैटायन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके कैटायन एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम बनाती है। ये एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम एंटर होते हैं लास्ट चेम्बर में, जिसका नाम होता है सैंपल मैट्रिक्स चेम्बर। ये रहा सैंपल मैट्रिक्स चेम्बर। ये जो एक्सेलरेटेड न्यूट्रल एटम होते हैं, ये अटैक करेंगे सैंपल मैट्रिक्स मिक्सचर पे, जिससे ये मिक्सचर आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज क्यों होगा, इनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी के कारण। एग्जाम्पल, मेरे पास मैट्रिक्स मिक्सचर है थायोग्लिसरॉल, जो रिएक्ट करेगा सैंपल के मॉलिक्यूल से, बनाएगा क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। ये क्वासी मॉलिक्यूलर आयन यहाँ डिसॉल्व हो जाएगा और आगे बढ़ेगा कहाँ, एक्सेलरेशन चेम्बर पे और मास एनालाइजर पर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट या नोट डाल दीजिए। अगर हम ज़ेनॉन या आर्गन की जगह सीजियम गैस यूज़ करने लग जाए, अगर हम ज़ेनॉन और आर्गन की जगह सीजियम गैस यूज़ करें, तो जो टेक्निक होगी उसका नाम होगा LSIMS, ठीक है। तो मैं लिखवा देता हूँ, if we use cesium in place of argon, गैस नहीं, इसको गैस नहीं, सीजियम यूज़ करें इन दोनों की जगह, ज़ेनॉन या आर्गन ज़ेनॉन की प्लेस पे हमें ये यूज़ करें सीजियम, देन टेक्निक इज नेम्ड एज LSIMS। इसका नाम लिख लीजिए, लिक्विड सेकेंडरी आयोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और ये जो सीजियम आयन है, सीजियम आयन जो होते हैं, इसकी एनर्जी आर्गन और ज़ेनॉन और आर्गन से ज़्यादा होती है, और वो होती है 10 to 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने दो टेक्निक कंप्लीट की डिसॉर्प्शन की, एफडी और एफएबी। कल मैं माल्डी पढ़ाऊंगा आपको।
आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।